हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवर लर्निंग पॉइंट। आज से हम सीटेट की अंतिम तैयारी के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी आपका ईवीएस का रिवीजन करने वाले हैं। और इस ईवीएस के वीडियो के टोटल 4 वीडियोस आएंगे और आपके चारों वीडियो में पूरी जो ईवीएस है पर्यावरण अध्ययन है कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये हमारे क्लास 3rd से रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है कि सूखे पत्तों से चित्र बनाने वाले मशहूर कलाकार कलाकार कौन है। तो आपको याद रखना है, ये विष्णु चिंचालकर है। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे और ये इनका निवास स्थान कहाँ का, या बोला जाए कहाँ के निवासी, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी थे। आपको इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बालक का प्रथम स्कूल क्या होता है। ये सभी को पता होगा। बालक का प्रथम स्कूल परिवार यानी फैमिली होती है और ये आपके सीटेट में भी आ चुका है। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 आपका दिया हुआ है कि केरल की मुख्य फसल टेपियोका क्या है। तो टेपियोका ये आपको याद रखना है और साथ ही आपको एक नाम और याद रखना है कि टेपियोका को कप्पा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? टेपियोका को कप्पा भी बोलते हैं। और ये जमीन के अंदर होता है और जिसे एक तरह से टेपियोका जड़ होती है, जड़ का प्रकार होता है जो कि केरल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, केरल के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। तो केरल के लोग जो है नारियल के साथ टेपियोका की कड़ी खाना पसंद करते हैं। यानी जो टेपियोका हमारी जड़ होती है, जिस तरह से शकरकंद भी जड़ होती है, तो इसी तरह से टेपियोका भी होता है। इसकी हम कड़ी बनाते हैं केरल में और साथ ही नारियल मिक्स करते हैं। तो नारियल के साथ टेपियोका की कड़ी कहाँ खाई जाती है? याद रखिएगा, केरल में खाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 5 कि कश्मीर में लोग क्या खाते हैं। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में मछली खाते हैं। देखिए, आपके सीटेट में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा था आपसे क्वेश्चन, इसमें मैचिंग से बहुत जाते हैं। जब मैंने पेपर दिया था 2019 में, तब भी मैचिंग का क्वेश्चन आया था जिसमें आपका कश्मीर, केरल, गोवा इस तरह से एक साइड ऑप्शन दिए थे और एक साइड वहाँ के भोजन का ऑप्शन दिए थे जहाँ पर आपको मैचिंग करनी थी। तो आपको याद क्या रखना है, सरसों के तेल में मछली कहाँ खाते हैं? कश्मीर में खाते हैं। और नारियल के तेल में मछली कहाँ खाते हैं? तो गोवा में खाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन नारियल के साथ टेपियोका की करी कहाँ खाते हैं? तो वो केरल में खाते हैं। इस तरह से आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ब्रेल लिपि किन के लिए उपयोगी होती है। सभी को याद होगा, दृष्टिहीनों के लिए होती है। ब्रेल लिपि की खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा, लुई ब्रेल थे, इन्होंने इसकी खोज की, या लुइस ब्रेल भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। और जो बेसिकली लुई ब्रेल जो थे, इन्होंने जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, ये जो 6 बिंदु पर आधारित थी। यानी यहाँ पे 6 बिंदु होते थे। जैसे कि हमें अगर ए बनाना है तो हमने ये ए बना लिया है। इन 3 पॉइंट्स का मतलब है ए। 4 पॉइंट्स से हम किसी का हो सकता है बी हो। तो इस तरह से 6 पॉइंट्स पर आधारित होती थी हमारी ब्रेल लिपि। बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो लुइस ब्रेल थे, इनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जो जारी किया था, कब किया था? याद रखिएगा, 2009 में। ठीक है, 2009 में भारत सरकार ने लुइस ब्रेल के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। बढ़ते हैं आगे। देखिए, फिर से एक भोजन वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल भी, आप लोग को बहुत याद होगा। और क्योंकि हम आज रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए आज हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते जाएंगे ताकि आपके टोटल 4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है, हांगकांग के लिए लोग क्या खाना पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा, लिंग हु फेन खाना पसंद करते हैं। लिंग हु फेन है क्या चीज़? तो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ रहे हैं। लिंग है फेन जो है, ये हमारी बेसिकली सांप की एक डिश होती है। यानी कि जो हांगकांग के लोग हैं वो सांप को खाना पसंद करते हैं और सांप की एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसे बोलते हैं लिंग हु फेन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिक्सा क्या चीज़ है। जिक्सा बेसिकली क्या है? चित्र के टेढ़े मेढ़े टुकड़ों को जोड़ने का एक खेल है। आप लोग पजल जानते होंगे, ये मोबाइल में भी गेम्स रहते हैं, या फिर पजल बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। कई सारी पिक्चर्स उसमें जैसे प्लास्टिक के टुकड़े वगैरह होते हैं, जैसे टेढ़ी मेढ़े से होते हैं, इनको जोड़ जोड़ के एक पिक्चर तैयार हो जाती है। इसे बोलते हैं हम जिक्सा या फिर पजल, इंग्लिश में बोल सकते हैं। बेसिकली इस खेल को जिक्सा बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजधानी हम याद कर सकते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। गोवा की राजधानी क्या? पणजी है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए ये पॉइंट्स इंक्लूड किए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी में केरल, गोवा इन सब के बारे में बहुत दिया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में इसकी अब की बार क्या राजधानियाँ पूछ लें, तो आप इसे याद रखिएगा जरूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 कि बांस से बने घर कहाँ पाए जाते हैं, सभी को याद रखना है। आसाम में बांस के बने घर जो पाए जाते हैं, और ये बांस के बने जो घर होते हैं करीब 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। कितनी ऊंचाई पर? आपको ऑप्शन है 50 फीट भी मिल सकता है, तो याद रखिएगा 50 फीट नहीं, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर आसाम में देखने को मिलते हैं। राजस्थान के घरों की क्या विशेषताएं? घर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कुछ मेन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका एक हो गया घरों के बारे में क्वेश्चन आता है, भोजन के बारे में क्वेश्चन आता है, वहाँ के निवास के बारे में क्वेश्चन आता है। अब घरों की विशेषताएं क्या है? राजस्थान के घरों की विशेषताएं कि मिट्टी की मोटी दीवारें और कटीली झाड़ियों की छत होती है, इसे याद रखिएगा। क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, बहुत ही जो गर्म हवाएं चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर रेतीला इलाका होता है, तो वहाँ पर लोग मिट्टी की मोटी दीवारें बनाते हैं, और ताकि जो गर्म वायु उनको असर ना कर सके, घर को अंदर से गर्म ना कर सके, और साथ ही कटीली झाड़ियों की छत बनाई जाती है, याद रखिएगा इसे। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मनाली के घर कैसे होते हैं? मनाली के जो घर होते हैं पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं, क्योंकि बहुत ठंड होती है, और ढलवा छत हो, क्योंकि बर्फ़ गिरती है, तो अगर बर्फ़ अगर सीधी हम बना लेंगे वहाँ की छतें, जैसे हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में बनाते हैं, या फिर अपने जो उत्तर भारत के जितना भी एरिया है यहाँ पर सीधे छत वाले जो या कह सकते हैं सीधे ढाल वाली हम छतें बनाते हैं, क्योंकि बर्फ़ नहीं गिरती। तो याद रखिएगा मनाली के घर कैसे होते हैं? पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं, और ढलवा छत वाले होते हैं। याद रखिए कि सीटेड पे आए हुए क्वेश्चन है, आपको इसे याद जरूर रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राजस्थान के लोग पानी संग्रहित करने के लिए क्या बनाते हैं? तो उनकी एक व्यवस्था होती है टाका, जिसके तालाब या कुछ गड्ढे बना के हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं खेतों में, उसी तरह से होता है राजस्थान के लोग टाका बनाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाउस बोट कहाँ देखने को मिलती है? तो ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। आप जब जम्मू कश्मीर में डल झील में जाएंगे, याद रखिएगा डल झील कहाँ पर है? डल झील है जम्मू कश्मीर में। और डल झील जब लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हाउस बोट जरूर उसमें जाते हैं। वहाँ पे एक तरह से आपका नाव में पूरा घर होता है, सारी व्यवस्था है उसके अंदर होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, सभी को पता है, लेकिन राजस्थान में जो जैसलमेर एरिया है यहाँ पर तो बहुत ही कम बारिश होती है, यानी बोला जाए पूरे भारत में सबसे कम बारिश का होती है, तो सबसे कम बारिश जो होती है राजस्थान की जैसलमेर में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुत कम बारिश के कारण क्या इंतजाम किया जाता है? जैसे जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है तो हमें इसका मतलब होता है जब भी बारिश हो तो हम वहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं बना के रखें ताकि पानी इकट्ठा हो सके, और जब बारिश ना हो तो उस पानी का हम प्रयोग कर सकें। तो बहुत कम जब बारिश होती है राजस्थान में तो लोग वहाँ पर तालाब बनाते हैं, जोहड़ बनाते हैं, बावड़ियाँ बनाते हैं। बावड़ियाँ बेसिकली प्यासों के लिए होती है। बावड़ी एक तरह से कुएँ की तरह ही होता है, जिसमें जीने बने होते हैं कुएँ के अंदर। लोग क्या करते हैं उसके अंदर जीनों से अंदर उतर के, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा तो होता नहीं कि कुएं में डाल सके, मतलब ऊपर से पानी डाल लाया जा सके, और अगर ऊपर से करते भी तो हर जगह वो बाल्टी वाली व्यवस्था नहीं हो सकती, तो लोग अंदर जाते हैं, अपना जो भी सामान जो भी बर्तन होता है उसमें डाल के पानी ले लेते हैं। लद्दाख के घरों की विशेषता, लद्दाख के घरों की विशेषताएं रहती हैं कि पेड़ों के मोटे तनों की छतें होती हैं, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लद्दाख के घर जो होते हैं 2 मंजिला होते हैं, ठीक है। मनाली में भी इस तरह से कुछ मिलता जुलता पॉइंट है, लेकिन 2 मंजिला घर कहाँ होंगे? लद्दाख में होंगे। 2 मंजिला क्यों होते हैं? क्योंकि जो निचला मंजिल होती है, निचले मंजिल में हम कोई भी खिड़की नहीं बनाते। जैसे नीचे लिखा हुआ है सर्दी में निचले मंजिल, यानी जब बहुत सर्दियाँ होती हैं तो लोग निचले मंजिल में रहते हैं ताकि सर्दियों से बचा जा सके, और जब गर्मियाँ होती तो लोग ऊपरी मंजिल में चले जाते ताकि हवा अच्छे से मिल सके। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में एक बार ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख है। और लद्दाख वर्तमान में क्या है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। यानी पिछले साल ही जो हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो एक राज्य के रूप में था, अब ये दोनों अलग कर दिए गए, और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और जम्मू कश्मीर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। बढ़ते हैं आगे। मुंबई से दिल्ली की बीच दूरी क्या है? 1400 किलोमीटर। बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितना किलोमीटर दूर है। मुंबई से अगर दिल्ली जाएंगे तो 1400 किलोमीटर की आपको यात्रा करनी पड़ेगी। और जब आप मुंबई से दिल्ली जाते हैं तो क्या क्या रास्ते में पड़ेंगे, यानी क्या रूट होगा? तो जब मुंबई से दिल्ली जाना होता है तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र आपका राज्य देखेंगे। मुंबई जो शहर है ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र से पहले हम गुजरात जाते हैं, गुजरात से हम फिर जाते हैं राजस्थान, और राजस्थान से फिर हम जाते हैं दिल्ली। तो ये हमारा रूट रहता है, ये हमारा रास्ता रहता है, ठीक है। तो क्लास 3 की जो एनसीईआरटी आपके पास यहाँ पर इतनी कंप्लीट होती है, 25 पॉइंट्स में कंप्लीट हो जाती है। अब
अब हम क्लास 4 जो हमारी एनसीईआरटी ईवीएस है इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका लगभग हर सीटेट में आपसे पूछा जाता है, हर साल आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में वर्णित विषय यानी हमारी जो ईवीएस की बुक्स हैं क्लास 3, 4 एंड 5 में वो किस विषय पर आधारित है, यानी हम किन थीम या इंग्लिश में बोले जाए कि जो ईवीएस की बुक्स है वो में कितनी थीम्स के बारे में बात की गई। तो याद रखिएगा टोटल यहाँ पर 6 थीम की बात की गई। ये 6 थीम्स या 6 विषय ये है: परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, मात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस तरह से टोटल 6 विषय हैं। आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? आपको ऑप्शन में वायु मिल सकता है। तो याद रखिएगा वायु के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करते, वायु हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे। बास्केटबॉल क्या वजह कहाँ पाए जाते हैं? आपने पहले पढ़ चुके हैं, आसाम में पाए जाते हैं। ट्रॉली में बैठकर बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? लद्दाख में। लद्दाख एक तरह से बहुत ही ठंडा, बहुत ही पथरीला इलाका होता है, नमी काफ़ी कम होती है यहाँ पर, और धूप भी जितनी ज़्यादा तेज़ होती है उतनी ज़्यादा सर्दी भी होती है। तो ट्रॉली में बैठकर बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? लद्दाख में जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि केरल में नाव को क्या कहते हैं? केरल में नाव को वल्लम कहते हैं। ठीक है, कोझीकोड कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, का और का से याद रखिएगा। कोझीकोड जगह कहाँ पर है? केरल में है। और केरल में नाव को क्या कहते हैं? वल्लम। और यहीं से याद रखिएगा केरल में क्या लोग खाना पसंद करते हैं? नारियल के साथ में वो टेपियोका की करी खाना पसंद करते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रयोग की जाने वाली छोटी नाव को क्या कहते हैं? फेरी। ठीक है, 2 तरह की नाव होती है। जब छोटी नाव होती है तो उसे फेरी, जब बड़ी नाव होती है तो उसे वल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयालम किस प्रदेश में बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। इसे आप याद रख सकते हैं। तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, मलयालम केरल में बोली जाती है। ठीक है, और कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। और गोवा में बोला जाए, गोवा में भी कन्नड़ बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मलयालम में मौसी को क्या कहते हैं? मलयालम में देखिए माँ से याद रखिएगा, माँ को कहते हैं अम्मा, और माँ की बहन होती है हमारी मौसी, तो मौसी को क्या बोलते हैं? वलियम्मा। पिता को बोलते हैं अप्पा, और नानी को क्या बोलते हैं? अम्मू अम्मा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट। गोवा से केरल के बीच में कितनी सुरंगें होती हैं? तो याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, गोवा से जब हम केरल जाते हैं तो हमें टोटल 92 सुरंग मिलती है और टोटल 2000 पुल मिलते हैं रास्ते में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। गोवा से केरल के बीच में 2000 पुल और 22 सुरंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। और जो पेरियार नेशनल पार्क याद रखिएगा हाथियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जुगाड़ नाम की गाड़ी कहाँ चलती है? गुजरात। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि आप जब चैनल पर जाएंगे तो आपको क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई ईवीएस की, जिसमें मैंने आपको बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाया। आज हम क्योंकि बहुत स्पीड में रिवीजन वीडियो कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करके समझा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, देन आप इस रिवीजन वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से प्रिपेयर रहे और याद रहेगा एग्जाम के लिए। जुगाड़ नाम की गाड़ी बेसिकली क्या होता है? आगे से मोटर होती है, यानी मोटरसाइकिल आगे से होती है और पीछे उसमें ट्रॉली लगा दी जाती है। तो इस तरह से जुगाड़ नाम की गाड़ी कहाँ बनती है? गुजरात में। बालसाड़ कहाँ पर स्थित है? याद रखिए गुजरात में बालसाड़ जो जगह है। वेल वन का गाँव कहाँ पर, क्यों प्रसिद्ध है? बहुत ही एग्जाम में आता है। वेल वन का जो गाँव है ये कर्नाटक में हो, ये प्याज की फसल के लिए फेमस है। साथ ही याद रखिएगा प्याज की फसल कहाँ पर होती, किस महीने में होती है? तो प्याज की फसल जुलाई में होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि फसल में अनचाहे पौधों को क्या बोलते हैं? फसल में अनचाहे पौधों को खरपतवार बोलते हैं। देखिए जब फसल उगाते हैं तो खेतों में कुछ अनचाहे पौधे होते हैं जैसे हम उगाते हैं, लेकिन वो अपने आप उगाते हैं, तो उनको हमें समय समय पर हटाना पड़ता है, किसानों ने समय समय पर हटाते हैं, तो इन पौधों को खरपतवार बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्याज को पौधे से अलग किया जाता है। अलग करने के विशेष प्रकार के आप यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस यंत्र को बोलते हैं इलगा। ठीक है, इलगी की मदद से हम प्याज को पौधे से अलग करते हैं। कर्नाटक में मिट्टी को किसकी सहायता से नरम करते हैं? खूंटी की सहायता से नरम करते हैं कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक जो वेलवन का गाँव है यहाँ पर ये प्याज की खेती के लिए बहुत ही फेमस है। और प्याज की खेती होती किस महीने में है? अभी आपको बताया था
बिल्कुल आपने सही बताया, जुलाई में। नेक्स्ट है जानवरों के शरीर की खाल पर डिज़ाइन का कारण क्या होता है? देखिए याद रखिएगा, बाल। आपको याद रखना है जानवरों के शरीर की जो खाल होती है उस पर जो डिज़ाइन होती है वो डिज़ाइन का कारण बाल ही होते हैं। आपको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आपका एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ कि जानवरों पे उनके बाल की वजह से, उनके शरीर की खाल पर बाल की वजह से उनकी डिज़ाइन होती है। अलग अलग जानवरों के अलग डिज़ाइन, जैसे कि जेब्रा की ब्लैक एंड वाइट होती है, टाइगर की देख लीजिए, टाइगर की येलो और या कह सकते हैं ऑरेंज और ब्लैक होती है, इस तरह से। नेक्स्ट है जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं उनके शरीर में बाल होते हैं तथा फिर बच्चे रहते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। देखिए ऐसे जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं, मतलब हम जिन्हें देख, जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए गाय का, गाय के कान हम देख सकते हैं, और जिनके कान हम देख सकते हैं उनके शरीर में बाल होते हैं, ठीक है। और जिनके शरीर में बाल होंगे और जिनके शरीर में कान देख सकते हैं उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप गाय देखिए। दूसरा जस्ट अपोजिट पॉइंट, जिन जानवरों के हम कान नहीं देख सकते, जैसे कि छिपकली के कान आप नहीं देख सकते हैं, तो उनके शरीर में बाल भी नहीं होते और तथा वे अंडे देते हैं, वो बच्चे नहीं देते हैं, ठीक है। छिपकली और गाय से आप इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाथियों विशेषता, जो आपके एग्जाम में बहुत ही आता है। देखिए हाथियों विशेषता बात की, हाथियों की जो झुंड होता है उस झुंड की जो मुखिया होती है, वो जो झुंड की सबसे वृद्ध जो मादा होगी वो हमेशा झुंड की मुखिया होती है। यानी कि जहाँ पे वो मादा जाएगी पूरा झुंड उसके पीछे पीछे ही जाता है, जहाँ पर वो पानी पिएगी सारा झुंड पे वहीं पानी पीने जाता है। नेक्स्ट है एक हाथी एक दिन में कितने पत्ते खा सकता है? बहुत एग्जाम में आपके आता है। एक हाथी एक दिन में करीब 100 किलोग्राम पत्ते खा सकता है, ठीक है। कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम, या आपको 1 क्विंटल मिल सकता है, 1 क्विंटल पत्ते या फिर 100 किलोग्राम पत्ते खा सकता है। शरीर को ठंडा रखने के लिए जो जानवर होते हैं, यानी हाथी जो होता है शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ से खेलता है। आपको यहाँ पर कई एग्जाम्पल मिलेगा, वो मस्ती में खेलता है, वो अपने शरीर को गंदा रखता है। याद रखिए वो अपने शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए या ठंडा रखने के लिए कीचड़ से खेलता है। हाथी जो बेसिकली होता तो इतना बड़ा है, बहुत ही थोड़ा सुस्त भी होता है, लेकिन हाथी केवल 2 से 4 घंटे सोता है। इतना बड़े शरीर, इतना सुस्त, इतना धीरे चलने के बावजूद, इतना ज़्यादा खाना खाने के बावजूद भी हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। जबकि बिल्ली इतनी बदमाश होती है ना, बिल्ली इतनी चंचल होती है ना, इतनी दौड़ती, फिर भी वो 16 घंटे सोती है। नेक्स्ट है 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? याद रखिएगा 3 महीने के हाथी का वजन 2 क्विंटल या फिर 200 किलोग्राम होता है। आप लोगों को कई बार 2 पॉइंट्स में कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर कि एक हाथी एक दिन में खा कितना सकता है? 1 क्विंटल खा सकता है, और 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 2 क्विंटल या 200 किलोग्राम होता है, ठीक है। हाथी झुंड कब छोड़ता है? देखिए एक हाथी जो होता है, एक झुंड में एक समय सीमा होती है। जब कोई हाथी 14 से 15 साल का हो जाता है तो उस झुंड को छोड़ देता है, तब तक वो एक तरह से बच्चे की कैटेगरी में होता है। लेकिन जब हाथी की उम्र 14 से 15 साल की हो जाती है तब वो स्वतंत्र हो जाता है, अपने ग्रुप से अलग हो जाता है। एक झुंड में कितने लोग रहते हैं? तो जो हाथियों का झुंड होता है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। याद रखिएगा झुंड में बेसिकली हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, और वो बच्चे केवल 14 से 15 साल तक वाले, 14 से 15 साल के एक मान लिया जाता है कि वो वयस्क हो गए और वो अलग हो जाते हैं। तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, और यहाँ पर नर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। नर का मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ बच्चे ही रहेंगे। कबड्डी के अन्य नाम देखिए, कबड्डी हमारे सिर्फ अलग अलग राज्यों में कबड्डी खेली जाती है, लेकिन वहाँ पे नाम अलग है। जैसे कि कबड्डी को चेडगुडू भी बोलते हैं, हुतुतु भी बोलते हैं, हाडुडू भी बोलते हैं, किटकिट भी बोलते हैं। ये कबड्डी के अन्य नाम है। तो इससे आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसके जो हमारा पार्ट 2 होगा उसको कवर करेंगे और मैं रिवाइज करेंगे, और मैं आपको जो वीडियोस मैंने पहले प्रोवाइड किए हैं ईवीएस के, क्योंकि मेरे चैनल पे ईवीएस के जो टोटल 2 तरह से होता है, यानी कि 15 मार्क्स हमारे एनसीईआरटी से पूछा जाता है और 15 मार्क्स जो है वो हमारे पैडागोजी सेक्शन में आता है। तो पैडागोजी सेक्शन के लिए अलग प्लेलिस्ट में आप पूरा देख लीजिए। आपका मैं गारंटी देती हूँ कि उन 15 में से आपका 12 to 13 जो क्वेश्चन है आपको पैडागोजी की मेरी वीडियो से मिल जाएंगे। साथ ही 15 नंबर की जो आपके एनसीईआरटी वो तो मैं आपका इन 4 वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी। तो आप सारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए। इसके पहले जो वीडियो इनको भी कंटिन्यू देख लीजिए। बाकी आप ना खुश रहिए, पढ़ती रिवीजन करती, क्योंकि यही टाइम है आपका रिवीजन करने का, तो इसे रिवीजन को करते रहिए। थैंक यू सो मच।